हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं वो है पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, लेकिन आज जानते हैं पार्ट 2 के टॉपिक पर। लेकिन जो मेरे चैनल पे नया है या जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले समय में जो भी अपडेट होगी ऐसे आपको टाइम टाइम मिलती रही। साथ में उसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज का सबसे पहला टॉपिक है श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र, मतलब किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है वो भी श्रीलंका में, जरा वो जान लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करते हैं, हम कह सकते हैं श्रीलंका को 1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंस किससे होता है? ब्रिटिश रूल से। वो भी कब? 1948 में। लेकिन उस समय श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था। हम कह सकते हैं कि उस समय इसको नाम श्रीलंका ना देकर सिलोन कहा जाता था। लेकिन श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक, अब बहुसंख्यक का मतलब होता है जब मेजॉरिटी थी, वो कह सकते हैं सिंगली समुदाय के लोगों की ज्यादा थी। तो उस समय सिंगली समुदाय का, जो सिंगली कम्युनिटी के लोग थे, उनका दबदबा हमें ज्यादा देखने को मिलता है। और ऐसे में सिंगली समुदाय भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ बताए जाते हैं। और कहा जाता है जो सिंगली समुदाय के लोग थे ये भारत को छोड़कर श्रीलंका में आ जाते हैं, और ऐसे में वहां पर बड़ी आबादी ऑलरेडी तमिल के लोग थे जिनके खिलाफ बताई जाती है। और इस तरीके से इनके बीच में संघर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन तमिल के द्वारा श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग करी गई और संसाधनों पर अधिकार के कारण सिंगली समुदाय से संघर्ष शुरू हो गया। और ऐसे में कह सकते हैं तमिल के द्वारा श्रीलंका में एक अलग राष्ट्र की मांग सबसे पहली बार की गई थी कि हमें उनसे अलग कर दो, और जो हमारे संसाधन है, जो रिसोर्सेस है, उस वक्त पूरी तरीके से हमें वो राइट प्रोवाइड कर दो। इसी वजह से कह सकते हैं यहाँ पर सिंगली समुदाय के लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं अगला पॉइंट है 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन, मतलब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, जिसको लिट्टे के नाम से जाना गया है, ने श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष किया। हम कह सकते हैं कि शुरुआत जो हुई है इस लड़ाई की 1983 में देखने को मिलती है, जो कि इस समय एक ग्रुप भी बन गया था जो उनके खिलाफ ये लड़ाई कर रहा था। लेकिन इस लड़ाई को रोकने के लिए पहली बार 1987 में इंडिया इन्वॉल्व होता है। और ऐसे में इंडिया ने पूरी तरीके से इस लड़ाई को रोकने के लिए, आप कह सकते हो, पहली बार इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ था। वो भी कब? 1987 में। लेकिन लड़ाई को रोकने के लिए इंडिया की तरफ से एक सेना भेजी जाती है। सेना का नाम है इंडियन पीस कीपिंग के नाम से उसको जाना गया है। ये एक ऐसी सेना थी जिसने पूरी तरीके से, आप कह सकते हो, यहां पर इस लड़ाई को रोकने के लिए पूरी कोशिश करी थी। और इस वजह से इंडिया का रोल इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। लेकिन 1989 में जो मिलिट्री भेजी थी, पीस कीपिंग फोर्स, इसने कोई भी काम नहीं करा। मतलब इस लड़ाई को कोई भी जो रिजल्ट था वो नहीं निकल पाया। एक तरीके से बिना किसी अचीवमेंट के इसे वापस आना पड़ा। और हम कह सकते हैं बिना कोई रिजल्ट के ये सेना को वापस बुला लेती है 1989 में। लेकिन इनके बीच ये लड़ाई थी तमिल और श्रीलंका वालों की। इन लड़ाई को जो सॉल्व करा था वो नॉर्वे और आइसलैंड जैसी स्कैंडिनेवियाई देशों ने इसको सॉल्व करा था। ये वो कंट्रियां थी जो कि हम कह सकते हैं मिडियल के रूप से इनके बीच की लड़ाई को सॉल्व करने में अहम रोल निभाया था, नॉर्वे और आइसलैंड ने। वहीं अगले पॉइंट की बात करते हैं। इस तरीके से जो ये ग्रुप बना था लिट्टे, ये 2009 में पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और जब ही हम कह सकते हैं जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, यानी जो संघर्ष था, फाइनली उसका एंड भी हो जाता है। तो इस तरीके से यहां पर कह सकते हैं तमिल और सिंगली की जो लड़ाई थी वो पूरी तरीके से यहां पर खत्म हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मालदीव में सल्तनत और लोकतंत्र। अब मालदीव में किस तरीके से सल्तनत देखने मिलती है, डेमोक्रेसी, जरा वो जानते हैं। कहा जाता है कि मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, यानी 68 तक हमें यहां पर सल्तनत देखने को मिलती है। लेकिन 1968 में यह गणतंत्र बन गया। और 1968 के बाद यहां पर पहली बार हम कह सकते हैं इसको रिपब्लिक का नाम दिया गया, क्योंकि इन्होंने जो सिस्टम अपनाया था
वो था आदेशात्मक प्रणाली। इसका मतलब यहाँ प्रेसिडेंट का जो रोल था वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया था और इसी गवर्नमेंट ने इसको इंपॉर्टेंट देनी शुरू करी थी। और ऐसे में 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान भी दिया था। यानी पहली बार मालदीव के पार्लियामेंट में जो वोट होते हैं वो मल्टी पार्टी सिस्टम के होते हैं, जब से हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। लेकिन मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे एमपीडी के नाम से भी जाना गया है, ये मालदीव की जो पॉलिटिकल जो कंडीशन थी उसमें काफी अहम रोल इसका देखने को मिलता है। किसका? एमपीडी जो यहाँ की पार्टी थी। और 2005 के चुनाव के बाद मालदीव में पूरी तरीके से जो डेमोक्रेसी थी वो काफी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद जो अपोजिट पार्टी के लोग थे उन्हें भी आप कह सकते हो मान्यता मिल गई थी, कानून तरीके से उनको भी एक तरीके से माना गया था। तो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं मालदीव हमें यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री देखने को मिलती है, जहां पर पहले सल्तनत हुआ करती थी। चल नेक्स्ट टॉपिक है भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। मतलब इंडिया के किस तरीके से रिलेशन थे इंडिया के आसपास की कंट्रियों के साथ, जरा वो जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में किन चीजों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट था, संघर्ष था, लड़ाई थी, जरा वो जानते हैं। सबसे पहला जो है वो है सर्किक जो लाइन है, रेखा है, उसको लेकर सबसे पहली होती है। इसके बाद जो कश्मीर का मुद्दा है उसको लेकर होती है, और एक ग्लेशियर को लेकर भी इनके बीच में लड़ाई होती है। और इस तरीके से जो इनका बॉर्डर है सियाचिन ग्लेशियर, वो भी एक रीजन बताया जाता है। यानी ये वो रीजन है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयां होती हैं। वहीं अगला पॉइंट है, पाकिस्तान पे यह आरोप भी लगाया जाता है, मतलब इंडिया की तरफ से ब्लेम करा जाता है कि कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, मतलब जो कश्मीर की तरफ से जो आतंकवादी लोग हैं उनको हथियार भी देता है, ट्रेनिंग भी देता है और उनके लिए पैसा भी इन्वेस्ट करता है। तो पूरी तरीके से सपोर्ट करता हुआ यहां पर नजर आता है। साथ ही साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में विरोधी गतिविधियों के लुप्त होने का आरोप बताया जाता है। और ऐसे में आईएसआई पर यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में विरोधी गतिविधियों में लुप्त होने का आरोप भी है। यानी एक तरीके से ये भी देखने को मिलते हैं, यहां से भी कुछ एक्टिविटी होती नजर आती है। वहीं अगला पॉइंट है, भारत पर आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तान आतंकवादियों को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी ये भी बोला जाता है कि इंडिया के यहाँ पर जो अटैक करे जाते हैं आतंकवादी हमलों के द्वारा, उसमें पाकिस्तान पूरी तरीके से उनको सपोर्ट करता है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार जो है क्या आरोप लगाती है इंडिया के ऊपर, जरा वो देखते हैं। उन्होंने ये कहा है कि भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या भड़काने का आरोप भी लगाती है। और ऐसे में हुआ क्या, इसके जवाब में मतलब ऐसे में रिप्लाई दिया, पाकिस्तान की सरकार क्या कहती है कि भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी पर सिंध और बलूचिस्तान में जो समस्या आती है उसमें जो लोगों को भड़काने का काम है वो इंडिया की तरफ से भी किया जा रहा है। तो एक तरीके से दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर हम दोनों के बीच में पॉजिटिव की बात करते हैं, कौन कौन से पॉजिटिव हैं, तो सबसे पहला पॉजिटिव जो बनता है वो है 1960 में विश्व बैंक की सहायता से, मतलब वर्ल्ड बैंक ने हेल्प करी थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एक रिवर है जिसका नाम है सिंधु जल नदी, या आप बोल सकते हो इंडस रिवर। इसके पानी को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1960 में, इस पानी को आने वाले टाइम में कभी रोका नहीं जाएगा। और साथ ही साथ करतारपुर गलियारे को लेकर भी दोनों के बीच में एक रिलेशन देखने को मिलते हैं। यानी करतारपुर जो कॉरिडोर है उस पर भी दोनों के बीच में रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया और नेपाल के बीच में, यानी मधुर संबंध क्या है, जरा वो जान लेते हैं। यानी कोऑपरेटिंग, जो एक दूसरे कोऑपरेट करते हैं, क्या है देखते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहला है भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संधि है, मतलब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो पड़ा है। और क्या बोला गया है कि दोनों देशों के बीच नागरिक और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही की अनुमति होगी, मतलब आना जाना फ्री होगा, किसी प्रकार से कोई भी यहां पर आप कह सकते हो वीजा नहीं लगेगा, ना ही किसी चीज को लाने ले जाने में कोई टैक्स लगेगा। और इसी वजह से
दोनों कंट्री के जो लोग हैं एक दूसरे में बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के आना जाना करते हैं और सारे काम इजी तरीके से करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव रिलेशन था सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से दोनों में आना जाना काफी आसान हो जाता है। साथ ही साथ भारत नेपाल पर आपदा प्रबंधन के साथ साथ तकनीकी और मानवीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा इंडिया उनको प्रोवाइड कराता है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, और टेक्निकल चीजें होती हैं, और जो मानव संबंधी जैसे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी प्रोवाइड कराता है। तो हम कह सकते हैं इंडिया नेपाल को काफी हद तक चीजें प्रोवाइड कराती है। लेकिन इनके बीच में कुछ चीजों को लेकर लड़ाइयां हैं, वो क्या है जरा जानते हैं। पहला पॉइंट बनता है नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर, यानी नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने आप प्रशंसा जताई है। यानी जब नेपाल ने चाइना के साथ एक तरीके फ्रेंडशिप करी तो उससे इंडिया के जो लोग थे ना वो खुश नहीं बताए जाते हैं, और नेपाल सरकार भारतीय विरोधी तत्वों के खिलाफ एक कदम नहीं उठाती। और ऐसे में क्या होता है, जो नेपाली गवर्नमेंट होती है जिस जगह पर इंडिया किसी का विरोध करता है तो वहां पर इसका सपोर्ट पूरी तरीके से नहीं करती। तो हम कह सकते हैं पहला नेगेटिव पॉइंट ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ चारों ओर से समुद्र से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसके अपने भूक्षेत्र से होकर समुद्र तक जाने से रास्ता भी रोकता है। और जो नेपाल है ना, अब यहां पर ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चारों ओर जमीन से घिरे नेपाल को ये लगता है, मतलब वो तो जमीन से घिरा हुआ चारों ओर से, क्या लगता है उसको, भारत अपने भूक्षेत्र से होकर समुद्र तक जाने से रोकता है। इसका मतलब इंडिया उसको रोकता है ताकि वो समुद्र के किनारे तक ना पहुंच पाए। तो ये भी आरोप एक दूसरे पे लगाते हैं। साथ ही साथ नेपाल के लोगों का ये भी मानना है भारत सरकार जो है नेपाल के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी भी देती है, इसका मतलब इंटरफेयर भी कर रही है, ऐसा भी नेपाल के लोगों का मानना है। और उनका ये भी कहना है कि भारत नेपाल के नदी जल और पन बिजली पर आंखें गड़ाए हुआ है। इसका मतलब जो उस समय जो रिवर के वाटर वगैरह हैं या जिनसे बिजली बनाई जाती है उनके ऊपर इंडिया की नजर बनी हुई है, ऐसा भी नेपाल के लोगों का कहना है। तो इस तरीके से ये इनके बीच की लड़ाई है जो हमें यहां देखने को मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया बांग्लादेश के बीच में कौन से पॉजिटिव चीजें हैं जरा वो जानते हैं। सबसे पहला है आपदा प्रबंधन, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट, विकास और आर्थिक सहयोग से संबंधित मामले एक दूसरे के निकट आ गए थे। इसका मतलब चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे वो डेवलप हो, चाहे इकोनॉमिक्स, इन सभी चीजों को लेकर इंडिया और बांग्लादेश के जो लोग थे हम कह सकते एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं। और ऐसे में बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा भी बताया जाता है। यानी इंडिया ने लुक ईस्ट जो 1991 में फॉलो करा था और 2014 में एक्ट ईस्ट एक पॉलिसी चलाई थी, तो बांग्लादेश उसका सपोर्ट भी करता है। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट को लेकर इंडिया जो काम करता है उसमें भी इसका पूरी तरीके से कोऑपरेट करता है। और कहा जाता है कि कोविड-19 के समय इंडिया ने बांग्लादेश को वैक्सीन भी प्रोवाइड कराई है। तो इस तरीके से इनके बीच में काफी पॉजिटिव रिलेशन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूं तो पहला पॉइंट है ढाका पर, जो बांग्लादेश की कैपिटल है, राजधानी ढाका पर यह भी कहा गया है कि भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने का फैसला। इसका मतलब ढाका से यह भी बोला गया है कि इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करता क्या, नेचुरल गैस। तो एक ये भी कारण बताया जाता है लड़ाई का। दूसरा, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से बांग्लादेश का रास्ता देने से इनकार कर दिया। इसका मतलब अगर इंडिया के लोगों को हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो बांग्लादेश के लोग वहां पर रास्ता नहीं देते, और इस वजह से एक लड़ाई ये भी बनती है। साथ ही साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भी इनके बीच में डिस्प्यूट बना हुआ है, जो कि इनके यहां पर देखने को मिलती है इंडिया और बांग्लादेश। वहीं अगला पॉइंट बताया जाता है कि बांग्लादेश सरकार भारत की सरकार पर चटगांव, ये जगह का नाम है चटगांव जो बांग्लादेश में है, पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने और बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेधमारी करने और व्यापार में बेईमानी करने का आरोप भी लगाता है। तो पूरी तरीके से कह सकते हैं जब हिल था चट गांव वाला, साथ ही साथ जो नेचुरल गैस है उसके ऊपर भी, और जो ट्रेड होता है उन सब चीजों को लेकर भी हमारे ऊपर आरोप लगाता है कौन, बांग्लादेश। तो एक तरीके से यहां पर ये सारे रीजन भी बनते हैं ये लड़ाई के। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है
इंडिया और श्रीलंका के बीच में पॉजिटिव रिलेशन। सबसे पहला पॉइंट जो बनता है वो है भारत और श्रीलंका के मध्य जो है सांस्कृतिक मतलब कल्चर, बौद्धिक और धार्मिक, भाषाई प्राचीन काल से देखने मिलती है। इसका मतलब इंडिया और श्रीलंका में अगर हम पहले से ही बात करते हैं ना, चाहे वो कल्चर हो जाए, चाहे बाकी जो आध्यात्मिक चीजें होती हैं वो हो जाए, या धर्म से रिगार्डिंग हो जाए, लैंग्वेज की रिगार्डिंग हो जाए, या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो कि पहले से चलता रहा है प्राचीन काल से, उन सब को लेकर हम कह सकते हैं इनके बीच में रिलेशन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ भारत ने श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर करे हैं, मतलब फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट होता है उसको लेकर भी हम कह सकते हैं साइन करे हैं, जिसकी वजह से इनके जो रिलेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और वहीं श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही में भारत ने पुनर्निर्माण कार्य में भी सहायता दी थी। इसका मतलब अगर वहां पर कभी श्रीलंका में पहले सुनामी आई थी तो सब चीज खत्म हो गई थी, तो ऐसे में इंडिया की तरफ से पैसा इन्वेस्ट करा गया था ताकि श्रीलंका को फिर से प्रॉपर तरीके से वैसे ही रिस्टैब्लिश करा जाए। और ऐसे में इनके बीच में कुछ नेगेटिव पॉइंट भी बनते हैं, जरा वो जानते हैं। पहला पॉइंट है श्रीलंका और भारत की सरकार के संबंध में तनाव श्रीलंका में जातीय संघर्ष को लेकर आया। ये वो पॉइंट है जब इंडिया ने अपनी मिलिट्री भेजी थी लेकिन बिना किसी रिस्पॉन्स की वापस आ गई थी, तो जब से इनके बीच में लड़ाई और सामने आती है। जैसे ही अगले पॉइंट में बताया भी गया है 1987 में यहाँ पर एक मिलिट्री भेजी थी जिसका नाम मैंने आपको पहले मेंशन कर रखा है। ये जो थी पीस कीपिंग फोर्स थी जो भेजी गई थी, उसका सिर्फ मेन मोटिव ये था कि लड़ाई को रोका जाए, बट श्रीलंका का ये कहना था कि वो उसके जो इंटरनल जो मामले होते हैं उनके बीच में इंटरफेयर कर रही है, इस वजह से भी इनके बीच में लड़ाई हुई थी। लेकिन इंडिया की तरफ से जो मिलिट्री भेजी गई थी उसका मेन मोटिव था इस लड़ाई को सॉल्व करा जाए, लेकिन श्रीलंका के लोगों ने इसको अलग तरीके से ही सोच लिया था। वहीं अगला टॉपिक है इंडिया और भूटान के बीच में रिलेशन। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है इनके बीच में जो रिलेशन है वो काफी मधुर बने हुए हैं, मतलब काफी अच्छे रिलेशन देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरा पॉइंट है पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी और गोरिल्ला को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ कर भगा दिया था। और कहा जाता है कि उस समय जो गोरिल्ला लोग थे और जो उग्रवादी कह सकते हैं जो वहां पर जिनका दबदबा ज्यादा होता था, उन लोगों को भी भगाने में इंडिया ने काफी हेल्प करी थी। साथ ही साथ वहां पर जो पन बिजली बनाई जाती है, मतलब चीजें बनाई जाती हैं, उनको लेकर भी इंडिया ने काफी हेल्प करी थी। और अगला पॉइंट है इंडिया कभी कभी जो भूटान के लोग हैं उनको पैसे भी डोनेट करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इनके बीच में रिलेशन काफी अच्छे देखने को मिले थे। लेकिन वहीं अगर मैं मालदीव की बात करता हूं, यहां पर जरा वो भी जान लेते हैं। मालदीव के साथ भारत के जो संबंध है सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी से भरे हुए हैं, यानी जो सौहार्दपूर्ण मतलब होता है काफी मधुर हैं और काफी अच्छे रिलेशन देखने को मिलते हैं। और कहा जाता है 1988 में मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहां सेना भेजी थी। इसका मतलब इंडिया ने जब कभी जरूरत पड़ी मालदीव पर तो वहां पर मिलिट्री भेजी है। वो ऐसा कब भेजा? 1988 में भेजी थी। साथ ही साथ वहां पर एक चीज और है, कुछ लोग हम कह सकते हैं वहां पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए जाते हैं और कुछ लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। साथ ही साथ कुछ काम फिशिंग से रिलेटेड भी होता है। तो इन चीजों में भी इंडिया मालदीव के रिलेशन काफी अच्छे बने हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अगर आपको सार्क की कंट्रियों के नाम इजी तरीके से लर्न करने हैं तो उसके लिए एक मैं तरीका बताता हूं, वो है MBBS स्पेन, MBBSPAIN। हम ये याद रख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर, इससे आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। और नाम याद कैसे होंगे उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। M से आपको सबसे पहले नाम याद रखना है, वो है मालदीव। B से है भूटान, B से है बांग्लादेश, S से है श्रीलंका, P से है पाकिस्तान, A से है अफगानिस्तान, I से है इंडिया और N से है नेपाल। यानी ये वो सारी कंट्रियां हैं जो कि आप सार्क को इजी तरीके से याद रख सकते हो, MBBS स्पेन। लेकिन आपको इस नाम को पेपर में लिख के नहीं आना है, आपको लिखकर जो आने हैं ये सारी कंट्रियां लिखनी है। बस लर्न करने के लिए मैंने आपको ये नाम बताए हैं। चलते हैं आगे, और आगे जो पॉइंट है वो है
साफ्टा के बारे में जान लेते हैं। अब साफ्टा का जो मतलब है वो जरा जानते हैं। जो साउथ एशिया की जो कंट्रियां थी ना, सिर्फ साउथ एशिया, उनके बीच में जो फ्री ट्रेड होगा, जो बिजनेस होगा, उस चीज को किस तरीके से किया जाएगा उसको लेकर साफ्टा बनाया गया था। इसकी शुरुआत बेशक जनवरी 2004 में हुई है, लेकिन इफेक्टिव तरीके से इसे 1 जनवरी 2006 से माना जाता है। और इसका मेन मोटिव ये था कि साउथ एशिया की कंट्रियों के बीच में फ्री ट्रेड होगा, उसके लिए एग्रीमेंट करा गया था। उसे साफ्टा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनके बीच में कौन से ऑब्जेक्टिव बनते हैं साफ्टा को लेकर, जरा वो जानते हैं। सबसे पहला है दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में मुक्त व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना। मतलब साउथ एशिया की कंट्री के बीच में जो बिजनेस किया जाएगा ना, फ्री ट्रेड वाला, उसमें कोई बैरियर आ रहा होगा तो उसे रिमूव करना होगा। साथ ही साथ व्यापार में लगने वाली सीमा के शुल्क को भी कम करना होगा। इसका मतलब बिजनेस करते समय जो भी एक्साइज ड्यूटी लगेगी, मतलब जो भी टैक्स लगेगा एक्स्ट्रा, उसको रिड्यूस करना होगा, कम से कम करना होगा, जिसकी वजह से जो साफ्टा है उसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। और इस तरीके से यहां पर ये चैप्टर फाइनली खत्म होता है।